नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, मैं आपके साथ जायसवाल सर। आज की क्लास में बात करने वाले हैं, आज के सेशन में बात करने वाले हैं बाल विकास प्रैक्टिस पेपर की बात करेंगे। यह 14 नंबर आपका प्रैक्टिस पेपर है। सारे प्रैक्टिस पेपर जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी परिवार है, आपका परिवार है, शिक्षकों का परिवार है। जी हाँ, पहला प्रश्न यहाँ पर 30 महत्वपूर्ण हम क्वेश्चन करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और 30 में से आपके स्कोर 20 प्लस है या 25 प्लस है। अपना स्कोर जरूर कमेंट करें, फीडबैक करें और अपनी तैयारी को जरूर जांचें और परखें कि आपका प्रिपरेशन कितना बेहतर है और कितना बेहतर और करना है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है। किसकी बात कर रहे हैं? बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक अच्छी विधि की बात कर रहे हैं। मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या सांख्यिकी विधि की बात करेंगे। आपका कमेंट आ चुका है, आपका फीडबैक आ चुका है, सभी कमेंट कीजिएगा। एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि जो होती है वह मानी जाती है विकासीय विधि की बात कर रहे हैं। कहते हैं ना, कोई भी अगर गवर्नमेंट की सरकार बनती, कहते विकास नहीं हुआ, इस गवर्नमेंट की सरकार ने कोई विकास नहीं किया। अर्थात हमारे शब्द जो चीज़ बोलते हैं वही सारी चीज़ें हमारी होती हैं, तो वही चीज़ फॉलो करना है। पेडागोजी शिक्षा शास्त्र की बात करते हैं, महत्वपूर्ण होता है टीटी एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर आपने पेडागोजी शिक्षा शास्त्र में अच्छी पकड़ है, ठीक है, तो आउट ऑफ 150 में आपको पता है 70 से 80 प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि विकासीय विधि की बात कर रहे हैं, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। बच्चे मतलब जिसे आप पढ़ाने वाले हैं, वयस्क मतलब आप लोग या हम लोग। ठीक है, तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। किससे सीखते हैं? परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, श्रेष्ठ जनों से सीखते हैं, या इन सभी के द्वारा सीखा जाता है। तो सभी जानते हैं समाजीकरण। देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया, समाज मतलब होता है हमारे आसपास के जो वातावरण, जो लोग रहते हैं, जो हमारा एरिया है, चारों तरफ जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनसे वही हमारा समाज बनता है। तो देखिए, लोगों से मिलकर परिवार, परिवार से मिलकर समाज बनता है, समाज से मिलकर एक गांव, या गांव से मिलकर आपका जिला बनता है, जिला से मिलकर एक राज्य बनता है, और राज्यों से मिलकर पूरा देश बनता है। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसे वयस्क क्या सीखते हैं? परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी, और श्रेष्ठ जनों से भी। अर्थात फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, राइट ऑप्शन नंबर फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि बच्चे के विकास के सिरस सिद्धांत के अनुसार निम्न में से सत्य कथन बताना है। ट्रुथ की बात कर रहे हैं। बच्चे के विकास के सिरस सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा? विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास पैर से सिर की ओर होता है, विकास मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, या इनमें से कोई नहीं। आपका कमेंट, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन आ चुका है। हर एक भाई बहन है, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट की जॉब पाना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। बच्चे के विकास के सिरस सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य होगा? सभी जानते हैं सिरस्थ सिद्धांत, सिरस सिद्धांत नाम से है, सिर से पैर की ओर। ठीक है, क्वेश्चन में ही आंसर दिया रहता है, हमें केवल समझना है, जांचना है, परखना है, और अपने प्रिपरेशन, अपने तैयारी को, अपने स्कोर को और बेहतर कर बनाना है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बच्चे के विकास के सिरस सिद्धांत के अनुसार विकास जो है सिर से पैर की ओर होता है। बहुत बार पूछा जाता है कि बच्चे का विकास शुरुआत होता है सर्वप्रथम सिर से पैर की ओर, या सिर की बात कर रहे हैं। मानव जाति में वे कौन से व्यक्तित्व निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मानव जाति में कौन से व्यक्तित्व निर्धारक तत्व पूछा जा रहा है जो मानव जाति की विविधता को बताते हों? पर्यावरण का अंतरण, आनुवंशिकता का अंतरण, या आनुवंशिकता व पर्यावरण की आंतरिक क्रिया, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट आ चुका है, फीडबैक आ चुका है। जी हाँ, राइट आंसर क्या होने वाला है? जी हाँ, राइट आंसर भी आ चुका है, फीडबैक भी आ चुका है। और आपका फीडबैक क्या कहता है कि मानव जाति में वे जो व्यक्तित्व निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं, वह आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया व्यक्तित्व निर्धारक तत्व की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, राइट ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।
आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है, इसकी व्याख्या करता है। किसकी व्याख्या करता है? समस्या हल, तार्किकता, आंकिक क्षमता, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड नंबरेसी की बात कर रहे हैं। नंबरेसी की बात कर रहे हैं, जी हाँ। दूसरा ऑप्शन है कि दिया गया है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप एंड नंबरेसी की बात कर रहे हैं। यह कह सकते हैं समस्या हल, संबंध और आंकिक क्षमता की बात कर रहे हैं। राइट ऑप्शन चूज करना है, सभी कमेंट करेंगे। इस संक्षिप्त रूप जो PSRN है जो कि विकास से संबंधित है, वह पहले समस्या का हल, तार्किक व क्या है आंकिक क्षमता यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड नंबरेसी की बात करेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, क्या दिया गया है कि वाइगोस्की की बात करते हैं। वाइगोस्की हो गया, जीन पियाजे जी हो गया, थांडाइक हो गया, ठीक है। यहाँ से प्रश्न भर भर के आपके एग्जाम पर पूछे जाते हैं, ठीक है। पॉला हो गए आपके, ठीक है। तो ये सारे का मनोविज्ञान को आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, सारे क्लास, हर एक कंसेप्ट, हर एक मनोवैज्ञानिक का टॉपिक वाइज विथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लासेज आपको मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट चेक करते रहिए और तैयारी जारी रखिए। वाइगोस्की ने दोस्तों बाल विकास के बारे में क्या कहा है कि यह संस्कारों की आनुवंशिकता के कारण होता है, यह सामाजिक अंतर क्रियाओं का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो जी लेव वाइगोस्की की बात कर रहे हैं। लेव वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? तो लेव वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि यह जो सामाजिक अंतर क्रियाओं का उत्पाद होता है। बाल विकास के बारे में क्या है? जो बाल विकास होता है ये सामाजिक अंतर क्रियाओं का उत्पाद होता है। यह प्रश्न आ सकता है कि बाल विकास में सामाजिक अंतर क्रियाओं का उत्पाद होता है, किसने कहा है? आपके लेव वाइगोस्की ने कहा है। 2-3 प्रश्न एक ही क्वेश्चन से क्रिएट होते हैं और बन सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रही है, आप लोग कमेंट करते रहें, फीडबैक करते रहें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों गार्डनर की बात करते हैं। गार्डनर का बहुभुज सिद्धांत बहुत ही पॉपुलर है, एग्जाम पर पूछा जाता है। तो गार्डनर ने 7 अभियोगिताओं का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से आपको बताना है। स्थान संबंधी अभियोगिता की बात नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है? 7 में से 3 आपके दिए गए हैं और एक आपका गलत दिया गया, वही आपको बताना है। गार्डनर ने, पहली बात तो जान लीजिए कि गार्डनर ने कितनी अभियोगिताओं का अधिमान निर्धारित किया है। तो आपका जवाब होना चाहिए 7 अभियोगिताओं का अधिमान निर्धारित किया है। तो कौन सा नहीं होगा? तो देखिए सभी लोग जानते हैं, समझते हैं कि देखिए स्थान संबंधी अभियोगिता, अंतर व्यक्तित्व अभियोगिता या भाषात्मक अभियोगिता, ये तीनों जो हैं आपके 7 में से ये 3 हैं। अधिमान की बात करेंगे, लेकिन भावात्मक अभियोगिता ये आपका गार्डनर ने नहीं किया है और यही तो पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? अल्फ्रेड विने की बात करेंगे, स्पीयरमैन की बात करेंगे, गिलफोर्ड की बात कर रहे हैं, थर्स्टन की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, अपने स्कोर को और बेहतर करें, अपने तैयारी को और बेहतर करें, सिलेक्शन का रास्ता आसान करें। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सभी जानते हैं, समझते हैं, जब भी सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत की बात की जाती है एक ही नाम आता है, वह हमारा स्पीयरमैन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपका कमेंट क्या यही था? बिल्कुल सही आंसर है। जी हाँ, 9वां प्रश्न आ चुका है। 9वां प्रश्न बेहतरीन आपके स्क्रीन पर है। क्या पूछा जा रहा है आइए जानते हैं, समझते हैं और फीडबैक करते हैं, कमेंट करते हैं कि तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। जी हाँ, तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग बताना है। समस्या समाधान विधि, रक्षा यांत्रिकता विधि की बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत विधि की बात कर रहे हैं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए तनाव को कम करना है, टेंशन को कम करना है, ठीक है। मेडिटेशन की बात कर रहे हैं तो टेंशन को कम करना है, तनाव को कम करना है। तो अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाता है? वह हमारा रक्षात्मक यांत्रिका की बात करेंगे। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है, कौन सा होता है? तनाव होता है, पिछड़ापन होता है, डिसलेक्सिया होता है, या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। कमेंट भी आ चुका है, फीडबैक भी आ चुका है कि जो डिसलेक्सिया होती है ये अलग ही दिया गया। डिसलेक्सिया हो गया, डिसअफेजिया हो गया, डिसकैलकुलिया हो गया, ये सारे सभी लोग जानते हैं विकार कहलाते हैं, ठीक है। तो तनाव, पिछड़ापन ये अलग ऑप्शन है, डिसलेक्सिया दे देगा। जो डिफरेंट ऑप्शन होता है तो पहले उसमें थोड़ा उस ऑप्शन को देखना आपको, ठीक है। तो मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है, कौन होता है? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो होता है मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है।
अगला प्रश्न है कि जिन बालकों में बुद्धि लब्धि है, यानी जिन बालकों में बुद्धि लब्ध 70 से कम है, 70 से ऊपर है, 80 100 के बीच है, साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनता या न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। तो सभी जानते हैं ऐसी बुद्धि लब्ध बताइए। देखिए बुद्धि से आईक्यू से एक प्रश्न आना ही आना है, 1 से 2 हो सकते हैं, 3 भी प्रश्न आ सकते हैं। तो यह टॉपिक जरूर यहाँ पे आप स्टडी करिए, कंसेप्ट क्लासेज मिल जाएंगी और आगे भी क्लासेज होती रहेंगी, क्योंकि तैयारी यहाँ पे हमारा जो टारगेट है आउट ऑफ 150 में से कितना का स्कोर करना है, 125 प्लस का स्कोर करना है और सिलेक्शन आसान करना है, अपने सपने अपने ड्रीम्स को पूरा करना है। तो जिन बालकों की बुद्धि लब्ध कितनी होती है, मानसिक न्यूनता ग्रसित, तो मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी की बात करते हैं, 70 से कम आईक्यू लेवल की बात करते हैं। बुद्धि लब्धि जिनकी 70 से कम होगी उनके साधारणतः मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में आ जाएंगे। 12वां प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है कि बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। किस प्रकार के बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है? पिछड़े बच्चे में, प्रतिभाशाली बच्चे में, मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे में, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है प्रतिभाशाली बच्चों में। किस प्रकार के बच्चों में? प्रतिभाशाली बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। राइट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं होगा? मानक की बात करेंगे, निर्माणात्मक की बात कर रहे हैं, योगात्मक की बात कर रहे हैं, या सीसीई की बात कर रहे हैं। देखिए सीसी सभी लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा गया मूल्यांकन। देखिए निर्माणात्मक मूल्यांकन हो सकता है, योगात्मक होगा और सीसीई मूल्यांकन हो सकता है, लेकिन एक मानक नहीं होता। मानक मूल्यांकन है, मानक विचलन होता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। आई होप सभी प्यारे मित्र क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, सपोर्ट करते रहें, अपने परिवार अपने फैमिली टीटी फैमिली को सपोर्ट करें, शेयर करें। जी हाँ, अगला प्रश्न आ चुका है। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? जब आप तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन तैयारी, आपका सिलेक्शन होगा, आप लोगों की नियुक्त होगी, अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, शिक्षक बंधु बनेंगे, ठीक है। जब आप बनेंगे तो क्लास में कुछ बच्चे होंगे और आपकी कक्षा में आपकी क्लास के बच्चे जो हैं, छात्र ऐसे होंगे कुछ अति मेधावी होंगे, मेधावी भी नहीं अति मेधावी होंगे। तो आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, उच्च कक्षा के साथ पढ़ाएंगे, या समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे, या जब आपका मन चाहे तब आप पढ़ाएंगे? तो किस प्रकार पढ़ाएंगे? सभी जानते हैं, समझते हैं, छात्र अति मेधावी हैं तो आपको समृद्धिकरण कार्यक्रम के द्वारा पढ़ाना चाहिए। 15वां प्रश्न आ चुका है। इसके बाद आपको पता है 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का यह प्रैक्टिस पेपर है। अगला प्रश्न है नैदानिक परीक्षा। किसकी बात कर रहे हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कक्षा में प्रदर्शन के दौरान सामान्यतः कमजोर क्षेत्र को निश्चित करना होता है, या उपचारात्मक कार्य की विशेष प्रकृति की आवश्यकता की बात कर रहे हैं, या अकादमिक कठिनाइयों के कारण का पता लगाना, या छात्र की कठिनाइयों के विशेष प्रकृति को जानने की बात कर रहे हैं। देखिए नैदानिक परीक्षा किसकी बात कर रहे हैं? डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य जो उद्देश्य होता है वह होता है अकादमिक कठिनाइयों के कारण का पता लगाना। किसकी बात कर रहे हैं? नैदानिक परीक्षा और अकादमिक कठिनाई, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखिए स्क्रीन पर दिया गया विशेष शिक्षा संबंधित है। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं? विशेष शिक्षा की बात कर रहे हैं। मेधावी छात्र के लिए शिक्षा से संबंधित है, कम योग्य छात्रों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित है, या शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित है, या पिछड़ी बुद्धि के छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित की बात कर रहे हैं। तो विशेष शिक्षा संबंधी हो जाएगा। तो देखिए सभी लोग जानते हैं विशेष शिक्षा की जब भी बात की जाती है, यानी कि कम योग्य छात्रों के लिए जो शैक्षिक कार्यक्रम होता है उससे विशेष शिक्षा से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। तो उनके लिए विशेष शिक्षा का कार्यक्रम चलाया जाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया है। 17 नंबर 17वां प्रश्न आपके बेहतरीन प्रश्न आ चुका है। संभावित प्रश्न आपके टीटी एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि सीसी में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का मूल्य होता है क्रमशः 40 और 60%, यानी कि आपका औपचारिक 40 और योगात्मक 60, या कह सकते हैं औपचारिक 60 योगात्मक 40, या आपका औपचारिक 50 या योगात्मक 50, या 50-50 की बात करेंगे। देखिए सीसी सभी लोग परीक्षण से आपको परिचित होंगे, ठीक है। सीसी टेस्ट से आप लोग परिचित होंगे। तो सीसी में औपचारिक जो होता है वह 40% होता है और योगात्मक जो होता है वह 60% होता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का मुख्य योगदान क्या है? सभी लोग जानते हैं किंडरगार्टन पद्धति की जब भी बात करते हैं नाम फ्रोबेल महोदय का आता है, और शिक्षा में विकास को लेकर फ्रोबेल का जो योगदान है, मुख्य जो योगदान है वह वाणिज्यिक शिक्षालय का है, बालवाड़ी का है,
पब्लिक स्कूल का है या लैटिन स्कूल की बात करेंगे। जी हाँ, आपका कमेंट आ चुका है, आपका फीडबैक आ चुका है। सभी का सपना है गवर्नमेंट टीचर, अध्यापक, अध्यापिका बनना। सभी का वेलकम, अभिनंदन है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी को डाउन नहीं करना है, एनर्जी बरकरार है, मानसिक योग्यता बरकरार है तो सारा कुछ बरकरार है, सब कुछ कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो तैयारी जारी रखें। शिक्षा में विकास को लेकर फ्रॉबेल का जो मुख्य योगदान है वह किसकी बात कर रहे हैं? एक ही नाम आता है, बालवाड़ी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, बालवाड़ी का नाम आए तो कुछ नहीं, आपके फ्रॉबेल के ऑप्शन पर बनाना है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? अनुच्छेद 29 फर्स्ट, अनुच्छेद 29 सेकंड, अनुच्छेद 29 फर्स्ट या अनुच्छेद 32 की बात करेंगे। ऐसा अनुच्छेद जो धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं। सभी जानते हैं कि अनुच्छेद से प्रश्न आता है और वह अनुच्छेद 31 की बात करेंगे। जी हाँ, अनुच्छेद 31 में यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर सकते हैं। अनुच्छेद से भी एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, ये भी आपको ध्यान देना है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अनुच्छेद के, तो उनको भी आपको क्लियर कर लेना है। यदि एक बच्चा 16 से लेके 61 लिखता है, ये कोई बच्चा है 16 को क्या लिख देता है? 61 लिख देता है। 14 को क्या लिख लेता है? 41 लिख देता है। तो ये जो लिखता है तो 6 और जो आपका, ठीक है, 6 और 1 का जो संबंध है, 6 और 3 का, 6 और 3 का जो मध्य अंतर नहीं कर पाता है तो क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसे है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 16 है और ये आपका 61 है। 16 61 की जगह क्या है? बच्चा क्या है, 6 की जगह क्या है, वह 3 लिख देता है। मतलब आप लोग समझ गए 16 और, ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए 16 और 61, तो देखिए जो आपका ये 6 होता है इसके मध्य का अंतर नहीं कर पाता है कि 6 के पहले अगर लगाएंगे तो 16 होगा और 6 के अगर बाद में 1 लगाते हैं तो 61 बन जाता है। तो ये कौन सा दोष कहलाएगा? दृष्टि दोष कहलाएगा, सीखने में अक्षम, मानसिक दोष या मानसिक क्षय की बात करेंगे। तो सभी लोग जानते हैं ऐसा दोष सीखने में अक्षम कहलाएगा, क्योंकि लिख रहा मतलब दृष्टि दोष नहीं कहलाएगा। ठीक है, यह कहलाएगा सीखने में वह बच्चा अक्षम है, वह समझ नहीं पा रहा है। 14 और 41 को, 61 और 16 को, 51 और 15 को नहीं समझ पा रहा है, मतलब सीखने में बच्चा अक्षम की कैटेगरी पर आ जाएगा। जी हाँ, 20 प्रश्न कर चुके हैं दोस्तों। नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ आपको फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो आज ही ज्वाइन कर ले टेलीग्राम ग्रुप को, सर्च करें जायसवाल कोचिंग सेंटर, लिंक भी दे दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, अपने तैयारी को, अपने प्रिपरेशन को और बेहतर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पर है तो जायसवाल सर को इंस्टाग्राम पर या अपने टीटी परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर को इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। साथ ही साथ अगर आप फेसबुक पर हैं तो फेसबुक पेज पर जरूर लाइक और फॉलो करें, वहाँ पर भी नोट्स, मटेरियल, इन्फॉर्मेशन, एमसीक्यूज वगैरह आपको मिलता रहेगा और आपकी तैयारी जारी रहेगी। आइए देखते हैं, आइए 10 प्रश्न जो बचे हैं आपका प्रैक्टिस पेपर 14 में, इनको भी कंप्लीट करते हैं, पूरा प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट करते हैं। प्रश्न क्या दिया गया है कि आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। किस प्रकार प्रेरित करते हैं? निर्देश निर्धारित करके, श्यामपट्ट का प्रयोग करके, दृष्टांत उदाहरण के द्वारा या छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। अब कूट यहाँ पे दिए गए, 4 कूट दिए गए कि 1 2 3 सही है, 1 और 4 सही है, 2 और 4 सही है, या उपरोक्त सभी की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न पहले इंपॉर्टेंट होता है इस टाइप में कि एक कक्षा में जो आप लोगों की जब नियुक्त होगी, एक कक्षा में आप शिक्षक या शिक्षिका, अध्यापक अध्यापिका के तौर पर छात्रों को जब प्रेरित करेंगे तो उनको निर्देश निर्धारित करके भी प्रेरित कर सकते हैं और श्यामपट्ट का प्रयोग करके भी प्रेरित कर सकते हैं और दृष्टांत उदाहरण के द्वारा भी आप प्रेरित कर सकते हैं और आप छात्रों को सक्रिय भागी द्वारा भी यहाँ पर प्रेरित कर सकते हैं। तो जो हमारा ये सभी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इन सभी के द्वारा जो है छात्रों को प्रेरित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सीखने के वे कौन से कारक हैं जो सीखने को प्रभावित करते हैं। जी हाँ, सीखने के ही कारक जो सीखने को प्रभावित कर दें, वह आपका कारक शिक्षार्थी का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य होगा, या प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर होगा, या उत्सुकता और इच्छा शक्ति होगी, या उपरोक्त सभी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, सीखने में ऐसा कारक दोस्तों जो सीखने को प्रभावित कर दे, वह आपका शिक्षार्थी या शिक्षणार्थी का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी होता है, प्रेरणा और उपलब्धि का अभिप्रेरण स्तर भी होता है, और उत्सुकता और इच्छा शक्ति भी होता है। अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं? उपरोक्त सभी डी ऑप्शन की बात कर रहे हैं।
अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है। हम जब भी नाम करते हैं संज्ञानात्मक का, सभी जानते हैं जीन पियाजे जी का नाम आता है। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, सभी को पता होगा। पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। दूसरी अवस्था है 2 से 7 वर्ष, वह कहलाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और 7 से लेकर 11 वर्ष तक जो होती है वह कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और 11 वर्ष से आगे की अवस्था अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। और संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होता है, अभियोगिता का विकास। क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक का अभियोगिता की विकास कर रहे हैं, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, प्यारा सा प्रश्न दिया गया है कि रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। जो रचनात्मक लेख होते हैं उनका नियोजन कैसा होना चाहिए। केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर पढ़ते हैं, या केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, या केवल उन छात्रों के लिए जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं, या उपरोक्त सभी छात्रों के लिए। तो सभी लोग जानते हैं प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सरल भी है कि रचनात्मक लेख का जो नियोजन है वह केवल उन छात्रों के लिए जो कक्षा स्तर में पढ़ते हैं, केवल उन छात्रों के लिए जो लंबे वाक्य को लिख सकते हैं, जो समाचार पत्र के लिए लिखना चाहते हैं, इन सभी प्रकार के सभी छात्रों में जो है रचनात्मक लेख का नियोजन होना चाहिए। अब देखते हैं 25वां प्रश्न, इसके बाद 5 प्रश्न कंप्लीट करेंगे, पूरा प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट करेंगे और तैयारी को अपना और बेहतर करेंगे। दोस्तों, एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्ध हासिल नहीं कर पा रहा है तो शिक्षक को निम्न में से उसके लिए कौन सी गतिविधि जो अपनानी होगी। आपको समझते हैं, समझदार हैं, ज्ञानी सेवक व्याख्याता लोग हैं जायसवाल सर, आप सभी का अभिनंदन, स्वागत, नमन करते हैं। एक मेधावी छात्र जो अध्ययन में बेहतर उपलब्ध हासिल नहीं कर पा रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए कौन सी गतिविधि आप लोग अपनाएंगे। उसके बेहतर प्रदर्शन की प्रतिज्ञा करना, या उसकी कम उपलब्धि के कारण का पता लगाना, या उसे परीक्षा में कृपांक अंक देना, या उसे अभिभावक से कहना कि वह स्कूल से निकाल ले। अब क्या करेंगे आप लोग। तो आप एक शिक्षक हैं, अध्यापक अध्यापिका हैं, ठीक है। राष्ट्र निर्माण में सबसे योगदान आप सभी का होने वाला है, आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को होने वाला है। और शिक्षक का जो स्थान होता है, शिक्षक का स्थान सर्वोपरि होता है। जी हाँ, एक मेधावी छात्र बेहतर उपलब्ध हासिल नहीं कर पा रहा है तो आप लोग उसके लिए कौन सी गतिविधि अपनाएंगे, उसकी जो है कम उपलब्धि का कारण पता करेंगे। रीजन क्या है, वह बच्चा जो है बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा, उसका रीजन, उसका कारण पता करेंगे, उसका समाधान निराकरण करेंगे। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वे कौन सा बाह्य कारक है जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है। जी हाँ, किसकी बात करें, देखिए आंतरिक कारक, बाह्य कारक, ये कारक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। और बच्चे का बाह्य कारक बताइए जो कक्षा में रुचि लेने से रोकता होगा। ठीक है, भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बच्चे का दृष्टिकोण, या लक्ष्य और प्रयोजन की बात कर रहे हैं। वह कारक, बाह्य कारक जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है, वह संस्कृति और प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न आ चुका है, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है कि शब्द दिया गया है, आइडेंटियल एलिमेंट्स दिया गया है जिसे हम समान तत्व कहते हैं। निम्न में से गहन संबंध होता है, यानी समान तत्व का गहन संबंध किससे होता है। आइडेंटियल एलिमेंट्स से संबंध किसका होता है, समान परीक्षा प्रश्न से होता है। ठीक है, सहयोगिता में इज्जत से होता है, अधिगम स्थानांतरण की बात कर रहे हैं, या हम बात करें समूह निर्देशन की बात कर रहे हैं। सभी कमेंट करेंगे। तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स या समान तत्व जो है गहन संबंध किससे होता है, अधिगम स्थानांतरण से गहन संबंध होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। 28 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। दोस्तों, क्लासिकल स्थिति का जो क्लासिकल स्थिति है, इसके प्रतिपादक कौन है आपके। स्किनर है, पॉलाव है, वाटसन है, थॉर्नडाइक महोदय। सभी जानते हैं, समझते, ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं। देखिए, क्लासिकल की जब भी बात करते हैं ईपी पॉलाव का नाम आता है, सभी जानते हैं। लार ग्रंथ की बात करते हैं, पॉलाव ने किस पर प्रयोग किया, पॉलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, सभी जानते हैं। जी हाँ, लीवर की बात करते हैं, लीवर ग्रंथ की लीवर का नाम आता है तो वो भी पॉलाव का नाम आता है। स्किनर का तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है, वाटसन की बात करते हैं तो सभी लोग जानते हैं। सामाजिक अध्ययन की बात कर रहे हैं, सामाजिक विकास की बात करते हैं। थॉर्नडाइक का जब भी नाम आता है क्या कहते हैं, भूखी बिल्ली की बात कर रहे हैं। बिल्ली का सिद्धांत किस पर प्रयोग किया, भूखी बिल्ली पर किया था। किसने किया था, थॉर्नडाइक महोदय ने किया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्लासिकल की बात करें, क्लासिकल स्थिति किसने प्रतिपादक किया, तो ईपी पॉलाव की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है
कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा और संपत्ति होना चाहिए ताकि वह ट्यूशन न पढ़ाए। उसका उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए ताकि कोई उसे हानि न पहुंचाए, या उसे आपका पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्या को हल कर सकें, या उसकी छात्रों के बीच अच्छी पैठ होनी चाहिए ताकि आपका अधिकारीगण उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई न कर सके। देखिए सभी जानते हैं कि आज शिक्षक की पर्याप्त जो किसकी बात करें, संसाधन की बात कर रहे हैं, वह पर्याप्त संसाधन यह है कि उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक का पर्याप्त साधन है शिक्षा, ज्ञान की बात कर रहे हैं, ताकि छात्रों में समस्या को हल कर सकें। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है इस प्रैक्टिस पेपर का 30वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा प्रयोजन प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है। मानसिक प्रयोजन, शारीरिक प्रयोजन, सामाजिक प्रयोजन या शैक्षणिक प्रयोजन की बात कर रहे हैं। इनमें से ऐसा प्रयोजन जो प्राथमिक प्रयोजन कहलाता है, और ये आपके लिए होमवर्क में दे रहे हैं। अब ये होमवर्क में आपका मॉक टेस्ट है, मॉक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ऐसा प्रयोजन जो प्राथमिक प्रयोजन कहलाए वह कौन सा प्रयोजन होगा। तो ये 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या है, आपका कमेंट क्या है, आपका फीडबैक क्या है, आपको कमेंट करके बताना है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे और अपना स्कोर जरूर बताएंगे कि आपका स्कोर 30 में से 20+ है या 25+ है। सभी कमेंट करें, फीडबैक करें, तैयारी जारी रखें क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर शोरों पर ही है। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट प्रैक्टिस पेपर, नेक्स्ट मॉडल पेपर की बात कर रहे हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।